दिस इज एस वीडियोस, जहां हर स्टोरी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां एंटरटेनमेंट मिलता है इमोशन से और हर वीडियो बनाती है एक यादगार सफर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी। वेलकम टू एस वीडियोस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। वीडियो में इस्तेमाल की गई सारी मटेरियल्स, इमेजेस और ऑडियो उनके रिस्पेक्टिव ओनर्स के अधिकार में हैं। हम किसी भी कॉपीराइटेड कंटेंट को क्लेम नहीं करते। उस रात के हमले के बाद अकेडमी में एक अजीब सी शांति छा गई थी। कातिल, चाहे वो कुणाल था या कोई और, गायब हो चुका था। वो लकड़ी की गुड़िया जो सनी के हाथों में थी, सुबह होते होते राख बन गई। कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन सनी का दिमाग शांत नहीं था। उसे पता था कि वो गुड़िया साधारण नहीं थी, वो एक ईको थी, लेकिन इतनी समझदार और ताकतवर ईको उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अगर वो सिर्फ एक कठपुतली थी तो जिसने उसे नचाया वो हमसे 10 कदम आगे है। एक हफ्ता बीत गया और फिर वो दिन आ गया जिसका सबको डर था और इंतजार भी। फाइनल एग्जाम। अकेडमी का ग्रेट हॉल खचाखच भरा था। सभी छात्र अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे। चमकते हुए कवच, धारदार हथियार और कमर पर बंधे सप्लाई बैग्स। सबके चेहरों पर उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि वे एक रोमांचक सफर पर जा रहे हैं। सिर्फ मैं, नैना, काशवी और कबीर कोने में चुपचाप खड़े थे। हमें पता था कि एक गद्दार हमारे बीच है और वो आज ही वार करेगा। मास्टर रोका स्टेज पर आए। ध्यान दें, उनकी आवाज़ गूंजी। आज तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होती है। आज तुम साबित करोगे कि तुम अवेकेंड कहलाने लायक हो या नहीं। उन्होंने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ एक विशालकाय मशीन लगी थी, गेटवे पोर्टल। हम तुम्हें एक कैटेगरी 2 गेट में भेज रहे हैं। ये एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ राक्षस हैं, लेकिन अगर तुम टीम बनाकर लड़ोगे तो जिंदा बच जाओगे। तुम्हारा मिशन है 7 दिन तक सरवाइव करना और गेट एंकर को ढूंढना। छात्रों ने राहत की सांस ली। कैटेगरी 2 मुश्किल होता है, लेकिन जानलेवा नहीं। लाइन बनाओ, रोका ने आदेश दिया। हम लाइन में लग गए। कबीर मेरे पीछे था। सनी, उसने फुसफुसाहा, मुझे डर लग रहा है। मेरी छठी इंद्री चीख रही है कि कुछ गलत होने वाला है। मेरी भी, मैंने अपनी तलवार की मूठ को कसते हुए कहा। अपनी आंखें खुली रखना। कुणाल, कास्टर, लाइन में सबसे आगे था। वो बिल्कुल शांत था। उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। क्या वो हमें शुभकामनाएं दे रहा था या अलविदा कह रहा था? एक एक करके छात्र पोर्टल के अंदर जाने लगे। नीली रोशनी उन्हें निगल रही थी। जब हमारी बारी आई तो मैं, नैना और काशवी एक साथ आगे बढ़े। मैं मशीन के पास से गुजरा। वहाँ एक तकनीशियन बैठा था जो कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसके माथे पर पसीना था। एसी हॉल में पसीना। मेरा निरीक्षण सक्रिय हो गया। मैंने स्क्रीन पर देखा। वहाँ सब कुछ हरा, नॉर्मल था। लेकिन फिर 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक कोड फ्लैश हुआ। लाल रंग का कोड। कोऑर्डिनेट ओवरराइड। निर्देशांक बदल दिए गए हैं। रुको, मैं चिल्लाया। पोर्टल बंद करो। मास्टर रोका ने मेरी तरफ देखा। क्या बकवास है सनी, अंदर जाओ। नहीं, मैं पीछे हटा। कोऑर्डिनेट्स बदल दिए गए हैं। ये कैटेगरी 2 गेट नहीं है, ये जाल है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नैना और काशवी पोर्टल के खिंचाव की चपेट में आ चुकी थीं। सनी, उन्होंने हाथ बढ़ाया। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर मैं बाहर रह गया तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन वो दोनों उस अज्ञात नर्क में अकेली होंगी और मेरा फ्लॉ, मेरी अंतरात्मा मुझे जीने नहीं देगी। लानत है। मैंने उस तकनीशियन को एक लात मारी और पोर्टल की तरफ छलांग लगा दी। मैंने हवा में नैना का हाथ पकड़ा और तभी पोर्टल का रंग बदल गया। नीली रोशनी गायब हो गई और उसकी जगह एक खूनी, गहरा लाल रंग छा गया। चेतावनी, गेट की श्रेणी बदल गई है। श्रेणी अज्ञात, कठिनाई स्तर असंभव। मास्टर रोका की चीख सुनाई दी। बंद करो, इसे अभी बंद करो। लेकिन आवाज़ दब गई। हवा का दबाव इतना तेज था कि लगा मेरा शरीर फट जाएगा। लाल रोशनी ने हमें निगल लिया। सन्नाटा। फिर लहरों की आवाज़। सनी को लगा कि वो पानी में डूब रहा है। खारा कड़वा पानी। उसने हाथ पैर मारे और सतह पर आया। वो बुरी तरह खांस रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और जो नज़ारा उसने देखा उसने उसकी रूह को कपा दिया। वो किसी पहाड़ी इलाके में नहीं था। वो एक अनंत, काले समुद्र के बीच में था। पानी काला था, स्याही जैसा, और आसमान पूरी तरह सफ़ेद था। कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं,
बस एक सफ़ेद बेजान चादर। और उस काले समुद्र के बीच में एक विशालकाय मूर्ति खड़ी थी, एक टूटी हुई मूर्ति जो बादलों को छू रही थी। हम कहाँ हैं? बगल से आवाज़ आई। नैना पानी में तैर रही थी, काशवी को पकड़े हुए। सनी ने चारों तरफ देखा। किनारा बहुत दूर था, एक अजीब सा तट जहाँ की रेत सफ़ेद थी और पानी के नीचे परछाइयाँ तैर रही थीं, बड़ी बड़ी परछाइयाँ। स्वागत है द फॉरगॉटन शोर पर, विस्मृत तट पर। यहाँ देवता मर चुके हैं और अब आपकी बारी है। फॉरगॉटन शोर, सनी ने कांपते हुए दोहराया। उसने किताबों में इस जगह के बारे में पढ़ा था। ये वो जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये वो जगह है जहाँ फर्स्ट जनरेशन के हज़ारों अवेकेंड मारे गए थे। जल्दी, सनी चिल्लाया, तट की तरफ तैरो, पानी में कुछ है। पानी में हलचल हुई। एक विशालकाय जबड़ा सतह पर आया। ये कोई शार्क नहीं थी, ये एक प्राचीन समुद्री राक्षस था। तैरते रहो। वे तीनों जान बचाकर तट की तरफ तैरने लगे। सैकड़ों अन्य छात्र भी पानी में गिरे थे। चीखें गूंजने लगीं, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। पानी लाल होने लगा। कुणाल पानी के ऊपर दौड़ता हुआ अपनी रफ्तार की वजह से तट की तरफ जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर किसी की मदद नहीं की। सनी, नैना और काशवी किसी तरह हाँफते हुए उस सफ़ेद रेत पर आ गिरे। वे जिंदा थे, लेकिन उनके सामने जो दुनिया थी वो किसी भी दुष्स्वप्न से बदतर थी। एक मरी हुई दुनिया, जहाँ सूरज नहीं उगता, जहाँ का समुद्र काला है और जहाँ का राजा एक टेरर नहीं बल्कि एक टाइटन है। सनी ने उस सफ़ेद आसमान की तरफ देखा। मास्टर रोका ने कहा था ये एग्ज़ाम है, सनी ने थूकते हुए कहा। ये एग्ज़ाम नहीं, ये सज़ा है। सनी और उसके साथी अब एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जिसका नक्शा किसी के पास नहीं है। द फॉरगॉटन शोर। यहाँ समय अलग चलता है, यहाँ के नियम अलग हैं और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस टावर तक पहुँचना जो क्षितिज के पार दिखाई दे रहा है। लेकिन उस टावर तक पहुँचने के लिए उन्हें काले समुद्र को पार करना होगा। लाल पोर्टल गायब हो चुका था। उसके पीछे बची थी सिर्फ तबाही। सफ़ेद रेत के उस लंबे तट पर सैकड़ों छात्र पड़े थे। कुछ बेहोश थे, कुछ खांस रहे थे और कुछ अब कभी नहीं उठने वाले थे। समुद्र का पानी काला था, स्याही जैसा गाढ़ा, और उस पानी में अभी भी कई शरीर तैर रहे थे। नहीं, तैर नहीं रहे थे, पिघल रहे थे। सनी, नैना और काशवी तट के एक सूखे हिस्से पर बैठे थे। वे तीनों भीगे हुए थे लेकिन जिंदा थे। सनी ने आसमान की तरफ देखा। वहाँ कोई सूरज नहीं था। पूरा आसमान एक दूधिया सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। ये रोशनी आंखों को चुभ रही थी। ये जगह, मैंने अपने गीले बाल झटकते हुए कहा, ये जगह गलत है, सब कुछ गलत है। नैना खड़ी हुई। उसने समुद्र की तरफ देखा जहाँ से हम अभी अभी बचकर निकले थे। कितने लोग बचे हैं? उसने पूछा। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अकादमी में करीब 500 छात्र थे। यहाँ तट पर मुझे मुश्किल से 300 दिख रहे हैं। बाकी, मैंने काले पानी की तरफ इशारा किया, बाकी अब उस समंदर का हिस्सा है। शोरगुल बढ़ने लगा। छात्र होश में आ रहे थे और अब पैनिक शुरू हो गया था। मेरा कम्युनिकेटर काम नहीं कर रहा, एक लड़का चिल्लाया। हमें वापस जाना है, पोर्टल कहाँ है? एक लड़की रो रही थी। मास्टर रोका, सर आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं। हम अनाथ थे, एक दूसरी दुनिया में। तभी भीड़ में से एक आवाज़ गूंजी, शांत लेकिन अधिकार से भरी हुई। सब लोग शांत हो जाओ। ये कुणाल था। वो एक ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे लेकिन उसका आत्मविश्वास सूखा था। घबराने से कुछ नहीं होगा, कुणाल ने कहा। हम एक कैटेगरी अननोन गेट में हैं। हमारा संपर्क टूट चुका है लेकिन हम अवेकेंड हैं। हमने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग? भीड़ में से किसी ने ताना मारा। हमें पहाड़ों के लिए ट्रेन किया गया था, इस नर्क के लिए नहीं। कुणाल ने उसे अनदेखा किया। हमारा सबसे पहला काम है घायलों की मदद करना और अपने संसाधन चेक करना। जो लोग चल सकते हैं वे परिधि बनाएं, जो घायल हैं वे बीच में रहें। लोग उसकी बात मानने लगे। कुणाल एक लेगेसी था, एक नेचुरल लीडर। मुसीबत के वक्त भेड़ें हमेशा गडरिए को ढूंढती हैं। मैं दूर बैठा ये तमाशा देख रहा था। अच्छा भाषण है, मैंने नैना से कहा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहा है। क्या? नैना ने पूछा। पानी, मैंने कहा। मैंने समुद्र की तरफ इशारा किया। जब हम तट पर आए थे तो पानी हमसे करीब 50 मीटर दूर था। अब सिर्फ 10 मिनट बाद पानी 40 मीटर दूर था और वो शांत नहीं था, वो उबल रहा था। ये ज्वार है नैना, ज्वार आता जाता रहता है। इतनी तेज़ी से नहीं, मैंने कहा। और देखो आसमान, वो चुभने वाली सफ़ेद रोशनी अब थोड़ी मध्यम हो रही है, वो ग्रे हो रही है।
यहाँ रात हो रही है नैना, और जैसे जैसे रोशनी कम हो रही है समंदर ऊपर आ रहा है। ये पानी नहीं है, ये एसिड है, या उससे भी बुरा। जो इसमें रह गया वो ख़त्म। तभी काशवी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। उसका चेहरा कागज़ जैसा सफ़ेद था। सनी, वो फुसफुसाई, हड्डियाँ, मुझे हड्डियों की आवाज़ आ रही है। हड्डियाँ? वो शहर। काशवी ने तट से दूर क्षितिज की तरफ इशारा किया। वहाँ सफ़ेद कोहरे के पीछे एक विशालकाय शहर के खंडर दिखाई दे रहे थे, ऊंचे ऊंचे सफ़ेद मीनारें जो टूटी हुई थीं। हमें वहाँ जाना होगा, जल्दी। मैंने देखा कि तट और उस शहर के बीच करीब 2 किलोमीटर का फासला है, और पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा था, हमारे पास मुश्किल से 15 मिनट थे। मैं खड़ा हो गया। हमें भागना होगा नैना, मैंने नैना से कहा। और बाकी लोग? नैना ने भीड़ की तरफ देखा जहाँ कुणाल अभी भी भाषण दे रहा था। अगर हम उन्हें समझाने गए तो हम भी मारे जाएंगे, मैंने अपना क्रूर सच बोला। लेकिन नैना, वो तो नैना थी। वो चट्टान की तरफ दौड़ी जहाँ कुणाल खड़ा था। कुणाल, चुप रहो और समंदर को देखो। कुणाल रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। काले पानी की एक बड़ी लहर तट से टकराई। उस पानी ने वहाँ पड़े कुछ बेहोश छात्रों को छुआ। वे चीखे नहीं, वे बस गायब हो गए। पानी ने उन्हें घोल लिया। कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया। ऊंचाई पर भागो, शहर की तरफ दौड़ो। भगदग मच गई। 300 छात्र एक साथ उस सफ़ेद शहर के खंडहरों की तरफ दौड़ पड़े। रेत में पैर धस रहे थे, लोग गिर रहे थे, एक दूसरे को कुचल रहे थे। मैं, नैना और काशवी एक साथ दौड़ रहे थे। मेरे पीछे से एक भयानक आवाज़ आ रही थी, श्श्श, जैसे कोई विशालकाय अजगर हमारे पीछे रेंग रहा हो। काला समंदर तट को निगल रहा था। पीछे मत देखना, मैंने काशवी को कहा, जिसका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था। बस दौड़ते रहो। हम आधे रास्ते पर थे जब आसमान और गहरा हो गया। अब वो गहरा ग्रे हो गया था। अंधेरा होते ही रेत के नीचे से चीज़ें निकलने लगीं। केकड़े, लेकिन ये सामान्य केकड़े नहीं थे। ये बख्तरबंद गाड़ियों जितने बड़े थे। उनका कवच सफ़ेद हड्डियों का बना था। वे भागते हुए छात्रों पर झपटे। राक्षस, आगे से चीखें आईं। रुको मत, मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड निकाली। एक केकड़ा हमारे रास्ते में आया। नैना ने बिना रफ्तार कम की अपनी तलवार से उसे काट दिया। रास्ता बनाओ। हम शहर की दीवार के पास पहुंचे। ये दीवार प्राचीन थी, सफ़ेद पत्थर की बनी और बहुत ऊंची थी, लेकिन उसमें एक बड़ा सा टूटा हुआ हिस्सा ब्रीच था। वहाँ से, मैंने इशारा किया। हम उस टूटे हुए हिस्से से शहर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन हमें रुकना नहीं था। हमें और ऊपर जाना था। पानी दीवार तक आ सकता था। हम एक टूटी हुई मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जब हम काफ़ी ऊपर पहुँच गए तब मैंने नीचे देखा। नज़ारा दिल दहला देने वाला था। काला समंदर अब वहाँ तक पहुँच चुका था जहाँ हम कुछ देर पहले दौड़ रहे थे। सफ़ेद रेत पूरी तरह डूब चुकी थी। जो छात्र पीछे रह गए थे अब वे दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो केकड़े थे, वे भी पानी में भाग गए थे। पूरा तट अब एक काला समंदर बन चुका था। सिर्फ ये शहर, ये खंडहर एक टापू की तरह बचा था। मैं ज़मीन पर गिरकर हांफने लगा। हम बच गए, मैंने कहा। कबीर हमारे पास आया। वो उड़कर आया था, इसीलिए वो जल्दी पहुंच गया था। सनी, वो रोते हुए बोला, नीचे देखो। मैंने नीचे शहर की गलियों में देखा। शहर पानी से सुरक्षित था क्योंकि वो ऊंचाई पर था, लेकिन अब यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका था, और उस अंधेरे में शहर के सीवर से, टूटे हुए घरों से और ज़मीन की दरारों से रोशनी निकल रही थी। हज़ारों नीली, लाल और पीली आँखें। ये मुर्दों का शहर खाली नहीं था। दिन में ये सोता था, लेकिन अब रात थी, और रात में ये शहर जाग गया था। हे भगवान, नैना ने अपनी तलवार भींच ली। हम एक मुसीबत से भागकर दूसरी मुसीबत में आ गए हैं। आप डार्क सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। चेतावनी, सूर्योदय तक जीवित रहें। सनी और उसके साथी समंदर से तो बच गए, लेकिन अब वे हज़ारों जागृत राक्षसों के बीच एक खंडहर में फंसे हैं। कुणाल और उसके लेगेसी ग्रुप ने एक अलग इमारत में पनाह ली है। छात्र बिखर चुके हैं, और ये रात 7 दिनों की नहीं बल्कि शायद महीनों लंबी होने वाली है। क्या वे सुबह होने तक इस शहर में एक सुरक्षित कोना ढूंढ पाएंगे? डार्क सिटी जाग चुकी थी। जिस खंडहर को वे शांत समझ रहे थे, अब वहां की हर गली, हर खिड़की और हर सीवर से मौत निकल रही थी। अजीबोगरीब राक्षस, जिनके शरीर मूंगे, काली हड्डियों और सड़ते हुए मांस से बने थे, सड़कों पर रेंग रहे थे। वे भूखे थे और उन्हें ताज़ा मांस की खुशबू आ रही थी। 300 बचे हुए छात्र एक ऊंची छत पर फंसे हुए थे। नीचे गलियों में हजारों राक्षस थे। घबराहट अपने चरम पर थी। मैं छत के किनारे से नीचे झांक रहा था। हम घिर चुके हैं, मैंने अपनी तलवार पर खून पोंछते हुए कहा। अगर हम यहीं रहे तो ये उड़ने वाले कीड़े हमें ऊपर से खाएंगे और वो रेंगने वाले नीचे से। तभी कुणाल ने आवाज़ लगाई,
सब लोग वहां देखो। उसने शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वहां अंधेरे के बीच एक विशाल इमारत चमक रही थी। सफेद पत्थर से बना एक भव्य किला। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और वह शहर की गंदगी से दूर लग रहा था। उसकी मीनार से एक पवित्र सफेद रोशनी निकल रही थी जो राक्षसों को दूर रख रही थी। वो ब्राइट कैसल है, कुणाल चिल्लाया। वो जगह सुरक्षित है, हमें वहां जाना होगा। छात्रों की आंखों में उम्मीद जाग गई। किला, हम बच जाएंगे, चलो वहां चलते हैं। कुणाल ने अपनी तलवार उठाई। हम एक साथ फैलेंक्स फॉर्मेशन में आगे बढ़ेंगे। जो भी रास्ते में आएगा उसे काट देंगे। मेरे पीछे आओ। पूरी भीड़ कुणाल के पीछे चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने अपनी परछाई को उस किले की तरफ भेजा था, जासूसी करने के लिए, और जो मेरी परछाई ने देखा था वो डरावना था। रुको, मैंने चिल्लाया। भीड़ रुक गई। कुणाल ने मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। क्या हुआ सनी, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मैंने सीधे कहा, सच बोलने की मजबूरी। तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। उस किले और हमारे बीच में जो रास्ता है वहां हजारों राक्षस हैं, और किले के गेट पर एक गार्डियन खड़ा है। वो उस पुल वाले ब्लैक डेविल से भी बड़ा है। अगर तुम लोग वहां गए तो आधे लोग रास्ते में ही मारे जाएंगे। कुणाल ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। तो तुम्हारा क्या सुझाव है सनी, हम यहीं छत पर बैठकर मरने का इंतजार करें? मैंने अपनी उंगली एक दूसरी तरफ उठाई। हमारे काफी करीब एक और इमारत थी। वो कोई किला नहीं था, वो एक पुराना टूटा हुआ गिरजाघर जैसा लग रहा था। उसकी छत का एक हिस्सा गिरा हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें अभी भी मजबूत थीं और दरवाजे पत्थर के थे। और सबसे जरूरी बात, वहां जाने का रास्ता गलियों से नहीं बल्कि छतों के ऊपर से जाता था। वहां, मैंने कहा, वो पुराना मंदिर, वो पास है, हम वहां छिप सकते हैं। कुणाल ने उस टूटी इमारत को देखा और हंसा। वो खंडहर, वो हमें कैसे बचाएगा? हमें एक किले की जरूरत है सनी, एक गढ़ की। उसने भीड़ को संबोधित किया। जो जीना चाहता है वो मेरे साथ आए, हम लड़कर अपनी जगह बनाएंगे। भीड़ कुणाल के पीछे चल दी। वे डरपोक नहीं थे, वे बस सुरक्षा चाहते थे, और वो सफेद किला ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। नैना वहां खड़ी थी, वो कुणाल को देख रही थी, फिर मुझे। फैसला करो, मैंने उससे कहा। अगर तुम उसके साथ गई तो तुम शायद पहुंच जाओगी, क्योंकि तुम ताकतवर हो, लेकिन काशवी उस भीड़ में कुचल जाएगी। नैना ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। हम सनी के साथ जाएंगे, उसने कहा। कुणाल ने हमें एक आखिरी बार देखा। तुम्हारी मर्जी, उसने कहा। गुड लक। भीड़ चली गई। छत पर अब सिर्फ हम 4 बचे थे, मैं, नैना, काशवी और कबीर। कबीर ने कुणाल के ग्रुप को जाते हुए देखा, फिर कंधे उचकाए। मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, और वैसे भी सनी के पास बेहतर स्नैक्स होते हैं। मजाक का वक्त नहीं है, राक्षस ऊपर आ रहे हैं, चलो। हम छतों के ऊपर से दौड़ने लगे। ये पार्कोर जैसा था, लेकिन इसमें गिरने पर हड्डी नहीं टूटेगी, सीधे मौत मिलेगी। मेरी परछाई आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। कूदो। हम एक छत से दूसरी छत पर कूदे। नीचे गलियों में कुणाल का ग्रुप लड़ रहा था। उनकी चीखें और हथियारों की आवाजें ऊपर तक आ रही थीं। मैंने देखा कि कुछ छात्र राक्षसों द्वारा खींचे जा रहे हैं। मेरा अनुमान सही था, वो रास्ता खूनी था। हम उस पुराने गिरजाघर की छत पर पहुंचे। वहां एक टूटी हुई खिड़की थी। अंदर जाओ, जल्दी। हम एक एक करके अंदर कूदे। अंदर अंधेरा था और धूल भरी थी, लेकिन वहां कोई राक्षस नहीं था। ये एक विशाल हॉल था, ऊंची पत्थर की दीवारें। मैंने और नैना ने मिलकर एक भारी पत्थर की अलमारी को सरकाया और उस टूटी हुई खिड़की को बंद कर दिया। शोर दब गया। हम सुरक्षित थे, कम से कम अभी के लिए। मैं जमीन पर बैठ गया और अपनी पीठ दीवार से टिका दी। हम जिंदा हैं, हाँ, मैंने सांस छोड़ते हुए कहा। काशवी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, वो कांप रही थी। सनी, वो लोग, कुणाल के साथ वाले, क्या वे पहुंच गए? मैं खिड़की की दरार से बाहर झांकने लगा। दूर पहाड़ी पर मैंने देखा कि कुणाल और कुछ छात्र उस सफेद किले के गेट तक पहुंच गए हैं। वे लड़ रहे थे, गेट खुल रहा था, वे अंदर चले गए। लेकिन 300 में से मुश्किल से 100 लोग ही किले तक पहुंच पाए थे, बाकी सब रास्ते में ही खत्म हो गए। कुछ पहुंच गए, मैंने काशवी से सच कहा, लेकिन बहुत से नहीं। रात लंबी थी, उस गिरजाघर में ठंड थी। हमारे पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि रोशनी राक्षसों को आकर्षित करती। हम अंधेरे में बैठे रहे, एक दूसरे के पास। कबीर ने चुप्पी तोड़ी। तो अब क्या, हम सुबह का इंतजार करेंगे और फिर घर जाएंगे? नैना ने उसे देखा, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। घर? नैना ने कड़वाहट से कहा। कबीर, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स बदल दिए गए थे।
हमें यहाँ भेजा गया है, यहाँ कोई निकास नहीं है। तो हम वापस कैसे जाएंगे? कबीर की आवाज़ में डर था। उस सफ़ेद किले के अंदर, मैंने कहा, उस मीनार में, स्पायर में, हर एक गेट का एक एंकर होता है। मुझे यकीन है कि इस दुनिया का एंकर उस किले की सबसे ऊंची मीनार में है। तो हमें किले में जाना ही होगा? कबीर ने पूछा। हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी हम कमज़ोर हैं। कुणाल वहाँ पहुँच गया है, वो अब उस किले का राजा बन जाएगा। अगर हम अभी वहाँ गए तो हमें उसके नियमों पर चलना होगा, उसका नौकर बनना होगा। मैं खड़ा हुआ और अंधेरे हॉल में टहलने लगा। हम यहाँ रुकेंगे, इस गिरजाघर को अपना बेस बनाएंगे, हम शिकार करेंगे, हम मजबूत बनेंगे, और जब हम तैयार होंगे तब हम उस किले पर धावा बोलेंगे। नैना ने सिर हिलाया। सहमत हूं। अचानक से छत के ऊपर से एक अजीब सी आवाज आई। सूरज उग रहा था। नहीं, सूरज नहीं, वो सफ़ेद आसमान फिर से चमकने लगा था। रोशनी वापस आ रही थी, और जैसे ही रोशनी आई, बाहर का शोर थम गया। राक्षस छिपने लगे। काला समुद्र जिसने पूरे शहर को डुबो दिया था, अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ज्वार उतर रहा है, मैंने खिड़की से देखते हुए कहा। दिन का वक्त हमारा है। मैंने अपनी टीम की तरफ देखा। एक अंधी भविष्यवक्ता, एक पॉप स्टार तीरंदाज, एक पागल तलवारबाज लड़की और एक परछाई। स्वागत है हमारे नए घर में। उम्मीद है तुम लोगों को सफाई करना पसंद आएगा। सनी और उसके साथियों ने डार्क सिटी के बीचों बीच अपना एक छोटा सा आशियाना बना लिया है। वे कुणाल के साम्राज्य से अलग हैं और राक्षसों से घिरे हुए हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होगी। भूख, प्यास और पागलपन। इस सफ़ेद नर्क में जहां रात को राक्षस और दिन को सन्नाटा होता है, क्या वे अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाएंगे? और उस पुराने गिरजाघर के तहखाने में क्या छिपा है? डार्क सिटी में दिन निकल आया था, लेकिन यह वो खुशनुमा सुबह नहीं थी जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ का दिन मतलब एक अंधा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी और एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में बजता है। रात को जो राक्षस गलियों में रेंग रहे थे, वे अब गायब हो चुके थे। वे जमीन के नीचे, सीवरों में और गहरी खाइयों में छिप गए थे। पुराने गिरजाघर के अंदर सनी और उसके साथी जाग चुके थे। भूख उनके पेट में मरोड़ उठ रही थी। उनके पास जो थोड़ा बहुत सूखा खाना था, वो खत्म होने की कगार पर था। मैं अपनी कमर सीधी करते हुए उठा। पत्थर की जमीन पर सोना मेरी पीठ के लिए अच्छा नहीं था। खाना, मैंने सबसे पहले यही सोचा। हमें शिकार करना होगा। नैना पहले से ही अपनी तलवार साफ कर रही थी। सनी, उसने कहा, मैं और काशवी यहाँ रुकेंगे। काशवी को इस जगह की एनर्जी को समझने के लिए वक्त चाहिए। तुम और कबीर बाहर जाके देखो, पता लगाओ कि कुणाल के ग्रुप का क्या हाल है और यहाँ खाने को क्या मिल सकता है। हाँ बॉस, मैंने सलाम ठोका व्यंग के साथ। कबीर, चलो, उड़ने का वक्त हो गया। कबीर अपने धनुष के साथ तैयार था। हम गिरजाघर से बाहर निकले। बाहर की दुनिया सफ़ेद संगमरमर की बनी थी। सब कुछ सूखा और बंजर, कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं। ये शहर बहुत विशाल है, कबीर ने ऊपर से नज़ारा लेते हुए कहा। सनी, ये अंतहीन लगता है, और वो सफ़ेद किला यहाँ से और भी दूर लग रहा है। हम गलियों में चलने लगे। मुझे डर था कि कहीं कोई छुपा हुआ राक्षस ना आ जाए, लेकिन मेरी परछाई ने मुझे बताया कि आसपास सब साफ है। तभी हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, इंसानों की आवाज़ें। हम एक बड़े चौराहे के पास पहुँचे। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। कुणाल के आदमियों ने वहाँ एक चेकपोस्ट बना रखा था। वे पूरी तरह से संगठित थे। उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे थे और आने जाने वालों की तलाशी ले रहे थे। रुको, एक गार्ड ने हमें रोका। वो एक हट्टा कट्टा लड़का था जिसके हाथ में भाला था। ये क्षेत्र ब्राइट कैसल के अधीन है। यहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें टैक्स देना होगा। टैक्स? मैंने अपनी भौवें चमनी। हम एक टूटी हुई दुनिया में हैं। कल रात हम मरने वाले थे और तुम आज सुबह टैक्स मांग रहे हो? सुरक्षा की कीमत होती है, गार्ड ने अकड़ कर कहा। अगर तुम किले के पास शिकार करना चाहते हो या सुरक्षित रहना चाहते हो, तो तुम्हें अपने शिकार का 30% हिस्सा कुणाल को देना होगा। कबीर को गुस्सा आ गया। ये तो लूट है, हम सब एक ही एकेडमी से हैं। गार्ड हंसा। एकेडमी खत्म हो गई सुपरस्टार, यहाँ नया नियम है, कुणाल का नियम। मैं बीच में आया। सुनो भाई, मैंने गार्ड से कहा, तुम्हारे पास भाला है, मेरे पास तलवार है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ और है, दिमाग। और मेरा दिमाग कह रहा है कि तुम हम दोनों से पंगा नहीं लेना चाहोगे। गार्ड ने अपनी पकड़ मजबूत की। धमकी दे रहे हो? नहीं, मैंने सच बोला। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुमने रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी टांगों के बीच से निकल जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और कबीर, वो उड़ सकता है,
तुम उसे कैसे रोकोगे? गार्ड थोड़ा हिचकिचाया। उसने कबीर के पंख देखे और मेरी कमर पर लटकी वो काली मनहूस तलवार, मिडनाइट शार्ड। उसे शायद याद आ गया कि मैंने दीवार पर क्या किया था। जाओ, उसने थूकते हुए कहा, लेकिन किले के अंदर घुसने की कोशिश मत करना, वहां सिर्फ वफादारों की जगह है। हम आगे बढ़ गए। देख रहे हो कबीर, मैंने कहा, इंसान, दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये अपनी राजनीति नहीं छोड़ते। कुणाल ने एक ही रात में अपना राजपाट जमा लिया। हम शहर के बाहरी इलाके में गए जहां कुणाल का कब्जा नहीं था। वहां हमें कुछ अजीब चीजें दिखीं। सड़कों पर बड़े बड़े खोल पड़े थे। कोरल क्रैब्स, मैंने पहचाना। ये रात को निकले थे, लेकिन दिन में ये कीचड़ में छिन जाते हैं। हमें एक कीचड़ भरा गड्ढा मिला। यहाँ, मैंने कबीर को इशारा किया, नीचे देखो। गड्ढे में हलचल थी। एक बड़ा सा केकड़ा जिसका कवच लाल मूंगे जैसा था वहां सुस्ता रहा था। खाना, मेरे मुंह में पानी आ गया। केकड़े का मांस बुरा नहीं होगा। कबीर, निशाना लगाओ उसकी आंखों पर। कबीर ने तीर छोड़ा, सटीक निशाना। केकड़ा तड़पा और शांत हो गया। हमने उसे बाहर खींचा। उसका मांस सफ़ेद और ताज़ा था और उसके अंदर से हमें एक सोल शार्ट भी मिला। डिनर का इंतज़ाम हो गया। मैंने केकड़े को अपने बैग में भरा। चलो वापस चलते हैं। वापस लौटते वक्त मुझे गिरजाघर के पास एक अजीब सी चीज़ दिखी। गिरजाघर के पीछे एक टूटा हुआ रास्ता ज़मीन के नीचे जा रहा था। एक तहखाना। कबीर, तुम ये मांस लेकर नैना के पास जाओ, मैंने कहा, मुझे कुछ चेक करना है। अकेले जाओगे? कबीर ने पूछा। हाँ, मुझे अंधेरा पसंद है। कबीर चला गया। मैं उस तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। हवा ठंडी और बासी थी। नीचे पहुंचकर मैंने देखा कि ये कोई साधारण स्टोर रूम नहीं था। ये एक क्रिप्ट थी, मकबरा। दीवारों पर 7 मूर्तियां बनी थीं, वही 7 देवता। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। 6 मूर्तियां साफ सुथरी थीं, लेकिन 7वीं मूर्ति जो छाया देवता की थी, उसका सिर तोड़ा गया था और उसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा गया था, पुरानी भाषा में। मैंने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। विश्वासघाती। विश्वासघाती? मैं चौंका। छाया देवता ने धोखा दिया? किसे? तभी मेरी परछाई ने मुझे सचेत किया। तहखाने के कोने में एक और दरवाज़ा था, लोहे का दरवाज़ा, और उस पर कोई ताला नहीं था, बस एक खांचा बना था। उस खांचे का आकार अजीब सा था। मैंने अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली। नहीं, वो फिट नहीं हुई। फिर मुझे याद आया, फर्स्ट नाइटमेयर में मुझे एक चीज़ मिली थी जो सिस्टम ने कहा था कि अभी अनलॉक नहीं हुई है। एस्पेक्ट लेगेसी आइटम। क्या ये आइटम इस दरवाजे की चाबी है? लेकिन मेरे पास वो आइटम भौतिक रूप में नहीं था। वो मेरे सोल सी में उस पत्थर के सांप के पास था। रहस्य गहराता जा रहा है। इस शहर का इतिहास मेरे एस्पेक्ट से जुड़ा है। शायद इसीलिए स्पेल ने मुझे यहाँ भेजा। मैंने फैसला किया कि मैं बाद में वापस आऊँगा। अभी पेट पूजा ज़रूरी थी। मैं ऊपर गया। गिरजाघर के हॉल में नैना और कबीर ने आग जला ली थी। दिन में आग जलाना सुरक्षित था। वे केकड़े का मांस भून रहे थे। खुशबू लाजवाब थी। सैर कैसी रही? नैना ने पूछा। कुणाल ने अपना गैंग बना लिया है। वो टैक्स वसूल रहा है और उसने सबसे अच्छी शिकार की जगहों पर कब्जा कर लिया है। हम गरीब इलाके में हैं नैना। नैना ने मांस खाया और शांति से कहा, कोई बात नहीं, साम्राज्य एक दिन में नहीं बनते, लेकिन ढहते एक दिन में ज़रूर होते हैं। हम इंतज़ार करेंगे। और सनी, काशवी ने कहा, मुझे कुछ महसूस हुआ इस गिरजाघर के नीचे। मुझे पता है, मैंने देखा, वहाँ कुछ है, लेकिन अभी हम उसे खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब खाना ही रहे थे कि बाहर का आसमान बदलने लगा। सफ़ेद रोशनी ग्रे होने लगी। शाम हो रही है, कबीर ने घबरा कर कहा। इतनी जल्दी? इस दुनिया का दिन छोटा है और रात लंबी। हमने खिड़की से बाहर देखा। दूर क्षितिज पर काला समंदर फिर से उठ रहा था। उसकी गर्जना हमें यहाँ तक सुनाई दे रही थी और उस समंदर के साथ वे राक्षस भी वापस आ रहे थे। दरवाजे बंद करो, नैना ने आदेश दिया। पत्थर लगाओ, दूसरी रात शुरू होने वाली है। हम सब तैयार हो गए, लेकिन मुझे पता था कि आज की रात कल से ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि आज हमारे पास उम्मीद कम है और दुश्मन ज़्यादा। सनी और उसके दोस्तों ने अपना पहला दिन काट लिया है। उन्हें खाना मिल गया है, लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया है कि इंसान राक्षसों से कम खतरनाक नहीं है। कुणाल का बढ़ता हुआ साम्राज्य और गिरजाघर के नीचे छिपा वो रहस्यमय दरवाज़ा। सनी को दोनों मोर्चों पर लड़ना होगा। और आज रात डार्क सिटी में एक मेहमान आने वाला है। एक ऐसा मेहमान न इंसान है न राक्षस। दूसरी रात
डार्क सिटी में दूसरी रात पहली रात से भी ज्यादा भयानक थी। बाहर काला समंदर सड़कों पर लहरें मार रहा था। उसका पानी जहरीला था और उसमें से निकलने वाली भाप शहर की हवा को भारी बना रही थी। गिरजाघर के अंदर सनी, नैना, काशवी और कबीर पत्थर की दीवारों के सहारे बैठे थे। उन्होंने आग बुझा दी थी। रोशनी राक्षसों को बुलाती है और वे अभी किसी मेहमान का स्वागत करने के मूड में नहीं थे, लेकिन मेहमान कभी कभी बिना बुलाए भी आ जाते हैं। करीब आधी रात का वक्त था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा छाया का सुकून मुझे तरोताज़ा रख रहा था, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं था। अचानक तापमान गिर गया। हवा में जो हल्की गर्मी थी वो गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी ठंडक ने ले ली जो कपड़ों के आर पार जाकर सीधे रूह को छू रही थी। तुम्हें महसूस हुआ? काशवी ने कांपते हुए फुसफुसाया। ठंड और सन्नाटा। मैंने ध्यान दिया। बाहर से आने वाली राक्षसों की चीखें, कोरल क्रैब्स के रेंगने की आवाज़ें सब बंद हो गई थीं। एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया था, जैसे जंगल का राजा आ गया हो और बाकी सारे जानवर दुबक गए हों। हथियार तैयार रखो, नैना ने धीरे से कहा। उसने अपनी तलवार की म्यान पर हाथ रखा। हम दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन खतरा दरवाजे से नहीं आया, वो दीवार से आया, शाब्दिक रूप से। गिरजाघर की मोटी पत्थर की दीवार के बीच से एक धुंधला सा साया अंदर आया। वो दीवार को तोड़कर नहीं आया, वो उसके आर पार फेज्ड निकल आया। वो एक इंसान के आकार का था, लेकिन उसके पैर नहीं थे। वो हवा में तैर रहा था। उसने फटे हुए लबादे पहने थे जो पानी में तैरती हुई काई जैसे लग रहे थे, और उसके हुड के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 ठंडी नीली लपटें जल रही थीं। दुश्मन की पहचान, स्पेक्ट्रल रेत, रैंक अवेकेंड, घोस्ट, चेतावनी, भौतिक हमले बेअसर हैं। भौतिक हमले बेअसर? मेरा दिल बैठ गया। मतलब तलवार काम नहीं करेगी? वो भूत हॉल के बीच में तैरता हुआ रुका। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी नज़र हम पर नहीं थी, उसकी नज़र काशवी पर थी। कमज़ोर रूह, सबसे आसान शिकार। वो काशवी की तरफ बढ़ा। रुको, नैना चिल्लाई। नैना ने छलांग लगाई और अपनी तलवार उस भूत के सीने में घोंप दी, लेकिन तलवार उसके शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो धुएं से बना हो। भूत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने नैना को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। नैना हटो, कबीर ने चिल्लाकर एक तीर चलाया। तीर भी उस साए के आर पार निकल गया और पीछे दीवार से टकराया। ये क्या बला है? कबीर घबरा गया। हम इसे मारे कैसे? ये तो हवा है। भूत अब काशवी के बहुत करीब था। काशवी डर के मारे जमी हुई थी। भूत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हड्डियों का बना था और पारदर्शी था। वो काशवी की रूह को छूने वाला था। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। अगर लोहे की तलवार काम नहीं कर रही तो मुझे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो भौतिक ना हो। परछाई। परछाई भी तो एक तरह की आत्मा ही होती है ना। मैंने अपनी मिडनाइट शार्ड उठाई। ओए परछाई, मेरी तलवार को खा जा। मैंने अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगाकर शैडो ऑगमेंटेशन सक्रिय किया। मेरी परछाई ने तलवार को पूरी तरह से ढक लिया। अब वो कांच की तलवार नहीं थी, वो अंधकार की तलवार थी। मैं उस भूत और काशवी के बीच कूद पड़ा। दूर रह उससे बदसूरत। मैंने अपनी परछाई वाली तलवार से वार किया। हिस्स, जैसे गर्म तवे पर पानी गिरता है वैसी आवाज़ आई। मेरी तलवार उसके आर पार नहीं गई, वो उससे टकराई। काली परछाई ने उस नीली रूह को जला दिया। भूत चीखा। ये चीख कानों से नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी। हम सब ने अपने कान पकड़ लिए। भूत पीछे हटा। उसने अपनी जलती हुई बाह को देखा। वो हैरान था। उसे लगा था कि भौतिक दुनिया उसे छू नहीं सकती। हाँ, मैं चिल्लाया, हालांकि मेरा सिर दर्द से फट रहा था। तुझे दर्द होता है? बढ़िया, अगर खून बह सकता है तो तू मर भी सकता है। भूत गुस्से में आ गया। उसने अपना ध्यान काशवी से हटाकर मुझ पर कर लिया। वो मेरी तरफ झपटा। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सनी पीछे हटो, नैना चिल्लाई। उसने अपनी तलवार पर अपनी एस्पेक्ट एबिलिटी का इस्तेमाल किया। सफ़ेद आग। नैना की आग साधारण नहीं थी, वो सोल फायर थी। उसने अपनी तलवार उस भूत की तरफ फेंकी। भूत ने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन नैना की आग ने उसके लबादे को पकड़ लिया। अब एक तरफ मेरी परछाई का काला हमला और दूसरी तरफ नैना की सफ़ेद आग। भूत बुरी तरह घिर गया था। उसे एहसास हुआ कि ये शिकार आसान नहीं है। उसने एक और मानसिक चीख मारी और ज़मीन के अंदर घुस गया। वो फर्श के पत्थरों के आर पार होकर नीचे चला गया। सन्नाटा वापस छा गया। सिर्फ हम चारों की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा एसेंस लगभग ख़त्म हो चुका था। परछाई को तलवार पर लपेटना बहुत खर्चीला काम था। ये क्या था? कबीर ने कांपते हुए पूछा। एक रेत, एक भटकती हुई आत्मा, और वो सिर्फ एक स्काउट था। स्काउट? काशवी ने पूछा। हाँ, मैंने फर्श की तरफ इशारा किया जहाँ वो गायब हुआ था। वो हमें चेक करने आया था, और अब वो जानता है कि हम यहाँ हैं। वो अपने दोस्तों को लाएगा। नैना मेरे पास आई। तुम्हारी तलवार, तुमने उसे कैसी मारा? परछाई से, मैंने कहा। मेरी परछाई भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, इसलिए वो आत्माओं को छू सकती है। नैना ने सिर हिलाया।
अच्छी सोच है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। अगर ऐसे 10 भूत आ गए तो हमारा एसेंस खत्म हो जाएगा और हम मारे जाएंगे। हमें मेमोरीज चाहिए, हथियार जो आत्माओं को मार सकें या कवच जो मानसिक हमलों को रोक सकें। और वो हमें कहाँ मिलेंगे? बाजार में, कुणाल के बाजार में नहीं, असली बाजार में, इस शहर के खंडहरों में। मैं खड़ा हुआ। कल हम शिकार पर नहीं जाएंगे, कल हम खजाने की खोज में जाएंगे। हमें इस गिरजाघर के नीचे वाले तहखाने को खोलना होगा या फिर शहर के उन इलाकों में जाना होगा जहां कोई नहीं जाता। तभी मेरी परछाई ने मुझे एक और बात याद दिलाई। जब मैंने उस भूत को मारा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था। मेरा शैडो डांस, उसने उस भूत की हरकत को भी थोड़ा सा समझा था। उसका तैरना, उसका भारहीन होना। अगर मैं उसे सीख लूं तो क्या मैं तेज हो सकता हूं? क्या मैं गुरुत्वाकर्षण को धोखा दे सकता हूं? कल का दिन बड़ा होगा। मैंने अपनी टीम से कहा, सो जाओ, मैं पहली पहरेदारी करूंगा। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर काला समंदर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। मैंने अपनी अंगूठी ओथ ऑफ स्टोन को घुमाया। रूहों का शिकारी, अगली बार जब तू आएगा तो शिकार तू नहीं, मैं बनूंगा। तो दोस्तों, सनी ने एक नई कमजोरी और एक नई ताकत दोनों खोज ली हैं। भौतिक हथियार यहाँ बेकार हैं, लेकिन उसकी परछाई हर ताले की चाबी है। लेकिन गिरजाघर के नीचे से जो भाग गया है वो वापस आएगा, और इस बार शायद वो अकेला नहीं होगा। क्या सनी अपनी टीम को एंटी घूस्ट गियर दिला पाएगा, या कल रात उनकी आखिरी रात होगी? तीसरा दिन। डार्क सिटी की सुबह हमेशा की तरह सफ़ेद और खामोश थी। रात को आयो स्पेक्ट्रल रेत यानी भूत ने सनी और उसकी टीम को हिला कर रख दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ तलवारबाजी से काम नहीं चलेगा, उन्हें जादुई उपकरणों यानी मेमोरीज की ज़रूरत है। सनी और कबीर गिरजाघर के पीछे मिले उस पुराने दबे हुए रास्ते के मुहाने पर खड़े थे। ये रास्ता शहर के नीचे बने सीवर सिस्टम और तहखानों की तरफ जाता था। तैयार हो स्टार बॉय? मैंने कबीर से पूछा। नीचे बहुत बदबू होगी, तुम्हारे महंगे परफ्यूम का असर खत्म हो जाएगा। कबीर ने अपनी नाक पर रुमाल रखा। मैं तैयार हूं, बस उम्मीद है कि वहां नीचे कोई फैन क्लब नहीं होगा। हमने मशाल नहीं जलाई। मेरी परछाई और मेरी नाइट विजन काफ़ी थी। कबीर के पास भी अवेकेंड होने के नाते अंधेरे में देखने की थोड़ी क्षमता थी। हम सीढ़ियां उतरने लगे। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। दीवारों से पानी टपक रहा था। ये जगह एक भूल भुलैया थी। हजारों सुरंगें जो पूरे शहर के नीचे फैली हुई थी। हम करीब 1 घंटे तक चलते रहे। रास्ते में हमें कई कंकाल मिले, पुराने अवेकेंड के कंकाल। मैंने उनकी तलाशी ली, लेकिन सब कुछ सड़ चुका था। कोई हथियार नहीं, कोई मेमोरी नहीं। लगता है हमसे पहले भी कोई यहाँ आया था और सब लूट ले गया, मैंने निराशा से कहा। तभी मेरी परछाई रुकी। उसने एक लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया जो आधा खुला हुआ था। अंदर से एक हल्की सुनहरी चमक आ रही थी। सोना? कबीर की आंखें चमक उठीं। या जाल? मैंने धीरे से कहा। हम दबे पांव अंदर गए। वो एक बड़ा कमरा था, शायद कोई पुराना खजाना कक्ष या आर्मरी। वहां दीवारों पर पुराने हथियार टंगे थे, भाले, ढाल, तलवारें, लेकिन सब जंग खाए हुए थे। लेकिन कमरे के बीचों बीच एक संदूक रखा था, लकड़ी और लोहे का बना एक बड़ा मजबूत संदूक। वो बिल्कुल नया लग रहा था, उस पर कोई धूल नहीं थी। जैकपॉट! कबीर आगे बढ़ा। शायद इसमें कोई अच्छी मेमोरी हो। रुको, मैंने उसे रोका। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा। पूरे कमरे में धूल है, मकड़ी के जाले हैं, लेकिन ये संदूक, ये इतना साफ क्यों है, जैसे किसी ने इसे अभी अभी पॉलिश किया हो। मेरा निरीक्षण और मेरा फेटेड एट्रीब्यूट जो बदकिस्मती लाता है, दोनों खतरे की घंटी बजा रहे थे। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया। देखते हैं, मैंने कहा, और पत्थर को जोर से उस संदूक पर दे मारा। ठक! पत्थर संदूक से टकराया और फिर संदूक हिला। संदूक का ढक्कन खुला नहीं, बल्कि वो फट गया। लकड़ी के फट्टों के बीच से दांत निकल आए, सैकड़ों नुकीले दांत, और संदूक के नीचे से लंबी चिपचिपी जीभ बाहर लपकी। मिमिक! मैं चिल्लाया। ये संदूक नहीं था, ये एक राक्षस था जो संदूक का रूप लेकर शिकार का इंतजार कर रहा था। कबीर डर के मारे पीछे कूदा। हे भगवान, ये चीज मुझे खाने वाली थी। मिमिक ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे लकड़ी चरचरा रही हो, और हमारी तरफ झपटा। उसके पास पैर नहीं थे, लेकिन वो अपनी जीभ और शरीर के बल पर बहुत तेजी से रेंग रहा था। मारो इसे! कबीर ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक तीर छोड़ा। तीर मिमिक के लकड़ी के कवच में धंस गया, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मिमिक ने अपनी जीभ चाबुक की तरह चलाई। कबीर को चकमा देने के लिए जमीन पर लेटना पड़ा। मैं मिमिक के पीछे गया। मैंने अपनी मिडनाइट शॉट से वार किया। क्रैक! लकड़ी टूटी और अंदर से काला खून निकला। लेकिन मिमिक मुड़ा और उसने मुझे काटने की कोशिश की। उसका मुंह इतना बड़ा था कि मेरा सिर उसमें आसानी से आ जाता। गंदी सांस, मैंने मुंह फेरते हुए कहा।
मैं पीछे हटा, लेकिन मिमिक ने कोना पकड़ लिया था। वो मुझे दीवार से सटाने की कोशिश कर रहा था। परछाई, मैंने अपनी परछाई को आदेश दिया। मेरी परछाई जमीन से उठी और मिमिक की परछाई से उलझ गई। उसने मिमिक को 1 सेकंड के लिए रोक दिया, शैडो होल्ड। वही 1 सेकंड काफी था। मैं आगे बढ़ा और अपनी तलवार को सीधे उसके खुले मुंह के अंदर दांतों के बीच घोंप दिया। मैंने जोर से दबाया। तलवार उसके शरीर को चीरती हुई पीछे से निकल गई। मिमिक तड़पा, कांपा और फिर शांत हो गया। वो वापस एक साधारण संदूक जैसा दिखने लगा, बस अब वो टूटा हुआ और खून से सना था। मैं हांफते हुए पीछे हटा। अगली बार, मैंने कबीर से कहा, अगर तुम्हें कोई भी चीज साफ सुथरी दिखे तो पहले उसे गोली मारना, फिर छूना। कबीर ने सिर हिलाया, नोट कर लिया। अब बारी थी लूट की। हमने मरे हुए मिमिक के पेट यानी संदूक के अंदर को चेक किया। ज्यादातर चीजें तो कचरा थीं, पुराने कपड़े, हड्डियां, शायद पिछले शिकारियों की, लेकिन हड्डियों के बीच कुछ चमक रहा था। मैंने उसे बाहर निकाला। ये कवच का टुकड़ा था, एक चेस्ट प्लेट। ये काले चमड़े और किसी अनजान धातु से बनी थी। ये बहुत हल्की थी और अंधेरे में लगभग अदृश्य हो रही थी। सिस्टम वॉइस, मेमोरी प्राप्त हुई। प्यूट्रिड किंग का कवच, टूटा हुआ टुकड़ा। रैंक अवेकेंड, टियर 5। एबिलिटी, स्टेल्थ को बढ़ाता है और जहर से मामूली सुरक्षा देता है। बुरा नहीं है। मैंने उसे पहनकर देखा। ये मेरे पपेटियर्स श्राउड के ऊपर फिट हो गया। अब मेरे पास डबल सुरक्षा थी। लेकिन कबीर को कुछ और मिला था। कमरे के कोने में एक पत्थर की मेज पर एक नक्शा खुदा हुआ था। धूल हटाने पर हमें दिखा कि ये डार्क सिटी का पूरा नक्शा था। सनी, यहाँ देखो, कबीर ने उंगली रखी। नक्शे में शहर की गलियां, सीवर लाइंस और वो सफ़ेद किला भी बना था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किले के नीचे से एक रास्ता दिखाया गया था जो सीधे इन सीवर्स से जुड़ता था। एक गुप्त रास्ता। मेरी आंखों में चमक आ गई। कुणाल और उसका ग्रुप मेन गेट पर पहरा दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इस रास्ते का इस्तेमाल करें तो हम सीधे किले के अंदर उनके पैरों के नीचे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये रास्ता, नक्शे की एक जगह पर इशारा करते हुए कबीर ने बोला, ये एक बहुत बड़े हॉल से होकर गुजरता है और यहाँ एक निशान बना है। नक्शे पर वहाँ एक खोपड़ी का निशान था। खतरा, मैंने कहा, वहाँ कोई बॉस मॉन्स्टर है। हमने नक्शे को याद कर लिया या कबीर ने उसकी फोटो ले ली। वापस चलते हैं। नैना को ये बताना होगा हमारे पास अब एक प्लान बी है। हम वापस लौटने ही वाले थे कि हमें सुरंग की गहराई से एक आवाज़ सुनाई दी। धम धम धम, भारी कदम और जंजीरों के बजने की आवाज़। छन छन। ये कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, ये कुछ बहुत विशाल था। आवाज़ हमारी तरफ ही आ रही थी। भागो, मैंने फुसफुसाया। हम उस भूल भुलैया में वापस दौड़ पड़े। मेरे पीछे से एक तेज़ हवा का झोंका आया और उसके साथ सड़े हुए मांस की बदबू। कोई हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन हम रुके नहीं। हम सीढ़ियां चढ़कर हांफते हुए वापस गिरजाघर में आ गिरे और दरवाज़ा बंद कर दिया। सनी और कबीर एक कीमती कवच और एक नक्शा लेकर वापस लौटे हैं, लेकिन उन्होंने नीचे अंधेरे में किसी चीज़ को जगा दिया है। अब उनके पास एक गुप्त रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर एक खोपड़ी का निशान है। उधर कुणाल के किले में भी हलचल हो रही है। खाने की कमी होने लगी है और कुणाल ने एक नया फरमान जारी किया है। शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले सभी छात्रों को किले में रिपोर्ट करना होगा या उन्हें गद्दार माना जाएगा। सनी और नैना के पास अब 2 ही रास्ते हैं, कुणाल के सामने झुकना या उस खोपड़ी वाले रास्ते से होकर अपनी किस्मत आजमाना। जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, परछाई, द शैडो स्लेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए एस वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त कहानी के साथ।